गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हर्ष राठौड़। के न्यूज़ की देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। तो आगे नज़र पर समाचार करते हुए हेडलाइंस पर नज़र करते हैं। देश के कई राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, तो इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सख्त रुख अपनाया है। तो उन्होंने शुक्रवार को देश में कोरोना और वैक्सीन की स्थिति पर लेकर हवाई लेवल मीटिंग की इस दौरान और उन्होंने अधिकारियों को वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए सख्त आदेश दिए। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के और जैसे ही 6 परंपरागत पनडुब्बियों के लिए निर्माण की मंजूरी दे दी है, तो इसके करीब 43 करोड़ और जैसे ही लागत और आने के अनुमान के और जैसे ही देश में निर्माण के प्रस्ताव के अनुरोध और शीघ्र जारी किया जाएगा। तो इसराइल के 2 साल में और 5वें चुनाव की तरफ से जाने से फिलहाल बच गए हैं। तो 12 साल प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू के अब प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो उनका स्थान गठबंधन सरकार के मुखिया नेफ्ताली बेनेट और लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तो इसका दिलचस्प और पहलू ये है कि बेनेट 26 अगस्त 2023 तक की कुर्सी पर रहेंगे। तो वैक्सीनेशन को तेज करने की मांग करते हुए शुक्रवार को पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी की भावनाओं खो गए हो। तो जैसे उन्होंने इंदौर में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन लगाना चाहा, तो हालांकि इंदौर की कुल आबादी और करीब से 35 से 40 लाख के हैं, तो इसमें ही 28 लाख लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन के लिए पात्र हैं। इंदौर में और अपर कलेक्टर की सरकारी गाड़ी को लेकर सुरक्षाकर्मी और दुकान पर पहुंचा, तो जैसे ही दुकान और खुलवाई, तो जैसे हिसाब के लिए खरीदी गई थी, तो जैसे ही आम जनता दुकान पर खरीदी करे या दुकान खोले, तो उसके लिए जेल भेज दिया जाता है। तो आगे की खबरों पर गौर करते हैं। देश के कई राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी के मामले में लगातार सामने आते रहते हैं, तो इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सख्त और रुख अपनाया है। तो जैसे ही उन्होंने शुक्रवार को देश में कोरोना और वैक्सीन की स्थिति पर लेकर लेवल मीटिंग की है, तो इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को वैक्सीन के बर्बादी में रोकने को सख्त आदेश दिए हैं। तो पीएम मोदी ने मीटिंग में कहा है कि महामारी के इस दौर में एक वैक्सीन मायने रखती है, तो जितनी बर्बादी होगी उसका मतलब होगा कि उतने ही लोग अपना डोज गंवा दिया है। तो यही कारण है कि हमें एक बर्बादी को रोकना होगा। तो मीटिंग में राजनाथ सिंह, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई बड़े मंत्रियों और अधिकारियों शामिल रहे। तो इन्हीं सभी और पीएम मोदी के वैक्सीन के उत्पादन का रोड मैप और देश में वैक्सीनेशन की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। तो मोदी को बताया गया है कि सरकार वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनी का साथ मिलकर काम कर रही है। तो उत्पादन और इकाइयों को कच्चा और माल और आर्थिक सहायता के समेत सभी जरूरी चीज़ों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो वैक्सीनेशन की बर्बादी और कई तरीके से हो रही है, तो इसमें ही और ये ट्रांसपोर्टेशन समय भी और जैसे ही वैक्सीनेशन का हाल में केंद्र सरकार को भी एक डाटा ज़रूरी करते हुए कहा था कि झारखंड में 36गढ़ और हमेशा सबसे ज़्यादा वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है। तो केंद्र सरकार ने झारखंड में 37% और जैसे ही छत्तीसगढ़ में 30% वैक्सीन की बर्बादी की बात कही है। तो हालांकि इस बार और दोनों राज्यों की सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास सही डाटा नहीं है। तो हालांकि केंद्र में सरकार ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर वैक्सीन के 11.5 लाख डोज बर्बाद करने का आरोप लगाया था। तो इसी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि कोविन मुताबिक राजस्थान के 26 मई तक 1.63 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। तो जबकि 3.38 लाख डोज के खराब हो चुके हैं। तो वैक्सीन के 2% और जैसे ही वैक्सीन वेस्टेज राष्ट्रीय औसत के 6% और भारत सरकार के द्वारा निर्धारित 10% और औसत की काफ़ी कम है। तो बंगाल सरकार ने राज्य कोरोना के वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की जग ममता बनर्जी और जैसे ही और फोटो लगा दी है। तो इसी भाजपा ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस और आपदा में सियासी मौके तलाश रही है। तो हालांकि इससे पहले हाल और ही में विधानसभा चुनाव में तृणमूल में सर्टिफिकेट पर मोदी की फ़ोटो लगाए जाने पर आलोचना की थी। तो साथ ही चुनाव आयोग की सुकात और जैसे भाजपा पलटवार करते हुए मुख्य ममता और बनर्जी को आलोचना की थी। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 6 परंपरागत पनडुब्बियों के लिए निर्माण की मंजूरी दी है। तो जैसे ही करीबन 43,000 करोड़ रुपए लगात और जैसे ही अनुमान की पनडुब्बियों में देश में निर्माण प्रस्ताव का अनुरोध और शीघ्र जारी किया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई सुरक्षा और अधिग्रहण परिषद में की बैठक में फैसला किया गया है। तो इसमें प्रोजेक्ट के और
जैसे 75 और जैसे इंडिया तहत 6 पनडुब्बियों में निर्माण हुए विपदा और जैसे ही जारी करने वाली अनुमति दे दी है। तो मंत्रालय ने लगभग 6,800 करोड़ रुपए हथियार और उपकरणों में खरीदे हैं। तो संबंधित सभी प्रस्तावों में मंजूरी दी है कि एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में डीएमसी के शस्त्र बलों पर तत्काल खरीदी की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। तो जैसे ही डीएसी खरीदी संबंधित निर्णय लेने वाला रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है, तो हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए फैसला किया गया है। तो भारतीय नौसेना के और फिलहाल 15 पनडुब्बियों में उसके बड़े 2 परमाणु पनडुब्बियों में NAIS के अरिहंत और INS के चक्र भी हैं। तो नौसेना की भी ये योजना 24 नई पनडुब्बियों में हासिल करने की है। तो जैसे ही हिंद महासागर में क्षेत्र में चीनी जहाज़ों को बढ़ती उपस्थितियों के मद्देनज़र अपने पनडुब्बियों के संचालन और नौसेना के बड़े उड्डयन और जैसे भारतीय नौसेना के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। तो नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत के अभियान तहत किया जाएगा। तो जैसे ही प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भी भारतीय कंपनियों को विदेशी निर्माता सहयोग के काम पर हो सकती हैं। तो प्रोजेक्ट के लिए रिक्सटेक और जैसे प्रपोजल मंगवाई, तो जैसे ही और निजी कंपनियों को लार्सन डॉट टूब्रो जारी कर सकता है। तो सूत्रों ने कहा है कि इसमें महीने लग सकते हैं। तो नौसेना के सूत्रों के अनुसार प्रोजेक्ट का पूरा होना 12 साल तक लगेगा। तो इजराइल के 2 साल में 5वें चुनाव की तरफ जाने से फिलहाल बच गए हैं। तो 12वीं साल प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू अब प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो उनका स्थान गठबंधन सरकार की मुखिया और नेफ्टाली बेंटेन लेंगे। तो लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तो इसका दिलचस्प पहलू यही है कि बेनेट और 26 अगस्त 2023 तक की कुर्सी पर रहेंगे। तो इसके बाद ये एडिट पार्टी के चीफ यार लैपिड प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इस गठबंधन के सरकार पर लंबा चलना मुश्किल है। तो इनमें विचारधारा को टकराव रहेगा और यही इजराइल के रियासती और घटनाक्रम से जुड़ी अहम बातों को समझ लेते हैं। तो इजराइल की भारत की तरह कोई राजनीतिक दल है, यानी बहुदलीय व्यवस्था और उनकी विचारधारा भी अलग है। तो ऐसे ही ताज़ा घटनाक्रम से ही समझ लीजिए कि नेफ्टाली बेनेट जिस यामिना की पार्टी का नेता है, आप राइट विंगर दक्षिणपंथी या बहुत ही सामान्य तौर पर कट्टरपंथी पार्टी कह सकते हैं। तो 8 दलों के गठबंधन में यस एडिट पार्टी और राम पार्टी भी है। तो मज़े की बात तो यही है कि यश मध्यम वर्गीय और जैसे सेंट्रिक विचारधारा वाली पार्टी है। तो जैसे ज़्यादा कट्टरपंथी और जैसे ही ज़्यादा नर्म भी नहीं है। तो अरब मुस्लिमों की राम पार्टी और कोलिशन का हिस्सा भी यही इजराइल में रहे अरब मूल के मुस्लिमों की कई पार्टियों में से एक है। तो और एक उन्होंने हकूक़ के तवज्जो को देते हुए डिफेंस को और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हर्ष पंत इजराइल और जैसे मामलों पर पैनी नज़र रखते हुए ताज़ा घटनाक्रम पर पंत कहते हुए इजराइल के 2 साल में 4 चुनाव देख लिए हैं। तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो नेतन्याहू सबसे बड़े दल की लिकुड पार्टी के नेता हैं। तो जैसे ही लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था, विपक्षी दलों को गठबंधन का मकसद नेतन्याहू को कुर्सी से हटाना था। नए गठबंधन में सभी पार्टियों को अलग अलग सोच हैं। तो जैसे ही प्रधानमंत्री रोटी किंग और पुलिस पर राम पार्टी की पहली बार किसी सरकार का हिस्सा बन रही है, तो दूसरी अरब मुस्लिम समर्थक की पार्टियों की इसी कोएलिशन में शामिल नहीं हुए हैं। तो हालांकि राम पार्टी की ये सत्ता में होने से अरब और लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो वैक्सीनेशन के तेज करने की मांग करते हुए शुक्रवार को पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी भावनाओं को बह गए थे। तो जैसे ही उन्होंने इंदौर में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन लगाना चाहा, लेकिन हालांकि इंदौर की कुल आबादी करीब 35 से 40 लाख है। तो इसमें 28 लोगों को ऐसे ही जो वैक्सीन के लिए पात्र है और बाद में उन्होंने अपनी भूल को सुधारते हुए कहा है कि प्रतिदिन 1 लाख वैक्सीन लगाना चाहिए। लेकिन पटवारी के इस बयान के बाद भाजपा के और चुटकी ली है। तो जैसे ही भाजपा के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए लिखा है कि धीरे आओ ममता जी कोई नींबू निचोड़ रहे कि भैया अब जीतू पटवारी ने भी इंदौर में 1 करोड़ वैक्सीन लगवाने का ज्ञापन दिया है। तो जैसे ही जबकि यही कुल आबादी 35 लाख है, तो कोविड संक्रमण से कई लोगों की मौत हो गई है। तो इसी महामारी के लड़ने के बाद एकमात्र वैक्सीन उपाय है। तो जैसे ही मोदी सरकार ने प्रतिदिन हिसाब से 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगा पा रही है,
तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उन्होंने उनसे अनुरोध किया है कि वैक्सीन कार्यक्रम को तेज और फ्री किया जाए। तो हालांकि मोदी सरकार की और चाल कुछ ऐसी है, तो उसमें कुछ राजनीति कर रहे हैं, तो अपने फ़ोटो लगा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए वो लोग प्रधानमंत्री के फ़ोटो वाला सर्टिफिकेट मिलता है, तो ऐसे में ही जो कोविड से मर रहे हैं तो उनके सर्टिफिकेट में भी प्रधानमंत्री की फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसी शैली का कांग्रेस वह विरोध करती है। तो यही बात पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से कही थी। तो इंदौर में अपर कलेक्टर की सरकारी गाड़ी को लेकर सुरक्षाकर्मी दुकान पर पहुंचा तो दुकान और खुलवाई गई। तो साहब के लिए खरीदी की गई आम जनता की दुकान पर खरीदी करे या दुकान खोले तो उसके लिए जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसे में ही साहब को छूट देने लगा और लोगों को हजम नहीं हो रही थी। तो ये बात यही वीडियो में वायरल हुआ है। तो इंदौर में 2 दिन पहले और गालियों में सब्जी बेचने वाला 208 लोगों को गिरफ्तार कर सेंट्रल भेज दिया। तो इन गरीबों का कसूर इतना ही था कि इन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए और गलियों में घूमकर सिर्फ सब्जी बेची है। तो मामले पर ऊपर कलेक्टर बेड़कर ने बात की तो उनका कहना था कि मैंने दुकान तो नहीं खुलवाई, दुकान खुली हुई थी, मेरे फ़ोन का कार्ड ख़राब हो गया था, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था, बिना मोबाइल फ़ोन के उच्च अधिकारियों और अन्य अधिकारियों से संपर्क करना मुश्किल था, इसलिए रौनक को जेल रोड भेजा था। और जैसे सवाल ये उठता गया कि बिना अधिकारियों के सुरक्षा कर्मी का ही ये जा सकता है, तो जैसे ही दुकान का खुलवा सकता है, तो जेल रोड को पूरी तरह से बंद कर रखा है, तो दुकानों कैसे खुली हो सकती हैं। खबरों में समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ડેડ જલ્દી કરો, પ્રેક્ટિસ માટે લેટ થાય છે. યસ ચેમ્પ, આવું છું. હા, અરે બેટા તું હેલ્મેટ ભૂલી ગયો હતો. પછી પેલા વિકીના બાઉન્સર્સની સામે પ્રોટેક્શન તો જોઈએ ને. ડેડ હું ભૂલી નથી ગયો, એક્ચ્યુઅલી મારે હેલ્મેટ પહેરવું જ નથી. વોટ? ચેમ્પ આમાં ચોઇસ ના હોય, સેફટીનો સવાલ છે. એક્ઝેક્ટલી ડેડ, હેલ્મેટમાં ચોઇસ ના હોય. તમે હેલ્મેટ પહેરવાનું શરૂ કરો એટલે હું પણ. હેલ્મેટ એ સુરક્ષા છે, એનો કોઈ વિકલ્પ નથી. વાહન ચલાવતી વખતે હેલ્મેટ પહેરો. આપણી સુરક્ષા આપણા હાથમાં. ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા જનજાગૃતિ માટે પ્રસ્તુત. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे की खबरों पर गौर करते हैं। ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की खबर है कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित फार्मा कंपनी से 24,000 इंजेक्शन की खरीदी के बाद शुक्रवार सुबह इंजेक्शन की पहली खेप इंदौर के एयरपोर्ट पर उतरी। तो पहली ही खेप में 12,240 एयरपोर्ट इंजेक्शन और हिमाचल प्रदेश से इंजेक्शन गुरुवार शाम 280 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली तक लाए गए। तो इंजेक्शन की डिमांड को देखते हुए दूसरे राज्य में इंजेक्शन ने और ले जाए, तो जैसे इसलिए इंदौर के अफसरों की टीम हिमाचल गई थी। तो ये इंजेक्शन कुल 34 बॉक्सों में आए। तो एक बॉक्स में 360 वायल मौजूद है। तो इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का संभायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा और AKVN के MD रोहन सक्सेना एयरपोर्ट पर इंजेक्शन रिसीव करने। रोहन सक्सेना ने इंदौर के मरीजों की डिमांड निकालकर कंपनियों को भेजा, तो इंजेक्शन दोनों को तैयार हो गई, लेकिन उसकी शर्त रखी कि भुगतान एडवांस करना होगा। और अफसरों को कंपनियों की वैधता और इंजेक्शन की प्रामाणिकता की जांच के लिए 2 ड्रग इंस्पेक्टर बद्दी और भेज जा चुके हैं। तो उनकी जांच के लिए बाद ही कंपनी को भुगतान किया जाएगा। आयुर्वेद से पद्धति अपना इलाज कराने के लिए आमदा और आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज आसाराम की अंतरिम और जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार ने जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है। तो असली और उसमें आगे सुनवाई के लिए 7 दिन लगेंगे। तो जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे आसाराम अब तक की करीब 25 जमानत याचिका दायर कर चुके हैं। तो किसी भी कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पाई है।
तो नाबालिग छात्रों के यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम जोधपुर जेल में कोरोना संक्रमित हो गया थे। तो उसके बाद उसे इलाज के लिए जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया। तो जैसे ही इस दौरान अपना इलाज आयुर्वेद पद्धति से कराने के लिए 2 माह की ज़मानत मांगी थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट में एम्स में जैसे ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी, तो जैसे ही एम्स मेडिकल के बोर्ड के रिपोर्ट के आसाराम ने किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं बताई गई। तो इसके आधार पर हाईकोर्ट ने आसाराम की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो आसाराम ने हाईकोर्ट को इस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आसाराम के वकील राकेश लुथरा ने अर्जी पेश कर जमानत की मांग की थी। तो न्यायाधीश BR गवई ने न्यायाधीश कृष्ण मुरारी और खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है। तो खंडपीठ ने इस मामले में राजस्थान सरकार को और जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शुक्रवार को दिन भर दिल चिल्लाती और जैसे ही गर्म शाम होते ही रायपुर शहर बारिश में सरोवर हो गया है। तो जैसे ही शहर में हिस्से में करीब 30 मिनट तक बारिश होती रही, तो इसके बाद रुक रुक कर बूंदें शहर को भिगाती रही। तो जयस्तंभ चौक में मालवीय रोड पर तेली बांधा और जैसे ही हिस्सों में लोगों को दुकान के शेड नीचे खुद को भीगने से बचाते रहे। तो आम मौसम के विभाग में आने वाले 4 दिन तक प्रदेश और हर संभाग में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो यही कहा है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सों में 5 जून शनिवार को कुछ ही जगहों पर अधड़ चलेगी। तो जैसे ही बिजली गिर सकती है, तो शुक्रवार की रात को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा अंदर बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग ने एक्सपर्ट ने बताया कि हवा का एक चक्रीय और चक्रावतीय घेरा दक्षिण बिहार के ऊपर के छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अरब सागर में नमी और दक्षिण और छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी में से नमी में आ रही है। तो उसी वजह से बारिश होने की संभावना है। तो हालांकि यही बारिश हल्की होगी और जयपुर और रायगढ़ और जैसे ही सरगुजा और ग्रामीण इलाकों में बिजली गिर सकती है। तो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने शुक्रवार शाम को बारिश के एनालिसिस किया। तो टीम ने और जैसे पाया कि मौसम को देर रात तक आक्रामक हो सकता है। तो इसके बाद मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही जगहों पर बिजली गिर सकती है। तो विभाग के मुताबिक शुक्रवार तक कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, पेंड्रा रोड, जांगीर रोड, कबीरधाम, बेतपुरा, राजनांदगांव, दुर्गापुर, रायपुर, बलौदा बाजार और जैसे ही जगहों पर तेज हवा की चेतावनी दी जा रही है। तो महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर महाविकास को अघाड़ी के नेताओं के बीच खड़े हुए और कंफ्यूजन को लेकर नेताओं, विपक्ष को पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने और ठाकरे सरकार पर चुटकी ली है। तो शुक्रवार को पूर्व सीएम ने कहा है कि पहले ही एक मंत्री ने महाराष्ट्र में अनलॉक की घोषणा कर दी, तो इसके लोगों ने खुशी की लहर दौड़ गई है। तो सीएम ने सफाई को देकर कुछ ऐसा ही नहीं कहा। तो अनलॉक के संबंध में नई नियमावली की घोषणा मुख्यमंत्री खुद करेंगे। तो फडणवीस ने कहा कि इससे यही लगता है कि अनलॉक का मुद्दा हो या कोरोना नियंत्रण से समेत तो कोई भी मुद्दा हो, तो विकास आधारित सरकार में आपसी तालमेल के अभाव और जैसे यहाँ एक मुख्यमंत्री और 5 सुपर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन हो या नहीं हो, प्रबंधित शिथिल हुई है। तो यही नहीं कि इसके बारे में फेस कन्फ्यूज़न दूर किए जाने की ज़रूरत है। तो मुख्यमंत्री को यही दिखाना ज़रूरी है कि उनका अपने मंत्रियों पर होल्ड है और महाविकास आघाड़ी की सरकार में अलग अलग पार्टियों को मंत्रियों को श्रेय लेने की होड़ चल रही है, तो मुख्यमंत्री की चल ही नहीं रही है। तो शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में केशवपुरा इलाके में स्थित राम जानकारी के मंदिर के पास देर शाम युवक बंद मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। तो जिसे ही सरकार ने और शहर में हड़कंप मच गया था। तो वही मोबाइल टावर के सबसे ऊपरी हिस्सों में जाकर बैठ गया था। मौके पर लोगों को भारी भीड़ लग गई। तो परिजनों और पुलिस ने प्रति पाड़ी और जैसे ही करने का आरोप लगाया। तो युवक की मां का कहना है कि पुलिस ने उसकी बाइक करीब 1.5 माह पहले जब्त कर ली है। तो उसे छोड़ने के बाद पुलिस ने 10,000 रुपये की मांग कर रही है। तो पुलिस से परेशान होकर वही टावर पर चढ़ गया। और महावीर नगर थाना एसआई पवन ने बताया कि युवक दीपक पंचाल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। तो हालांकि कुछ समय उसे गलत काम छोड़ते रखे हुए थोड़ा दिमागी रूप से परेशान है। तो जैसे ही आज शराब के नशे में बंद पड़े मोबाइल टावर पर चढ़ गया, तो जिसे समझा कर नीचे उतारा और लॉकडाउन के समय में लगभग 1.5 महीने इसकी बाइक जब्त हो गई। तो इसको छुड़ाने की मांग कर रहा था।
खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। આ છે શોર્ટકટ સુરેશ. બાળપણથી જ સુરેશને એક જ શોખ રહ્યો છે, શોર્ટકટ શોધવા. ઉંમરની સાથે સુરેશના શોર્ટકટ પણ મોટા થતા ગયા. આજે સુરેશે નક્કી કર્યું કે રોંગ સાઈડ લઈને એ 3 કિલોમીટરના અંતરને 2.5 કિલોમીટરનું કરી નાખશે. 1/2 કિલોમીટર બચાવવાના ચક્કરમાં સુરેશે આખી જિંદગી ગુમાવી. સુરક્ષાનો કોઈ શોર્ટકટ હોતો નથી. આપણી સુરક્ષા આપણા હાથમાં. ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા જનજાગૃતિ માટે પ્રસ્તુત. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे की खबरों पर गौर करते हैं। रात को पाकिस्तान से 300 करोड़ रुपए की हेरोइन लेने के बाद भारत की तरफ से तस्करों ने पाकिस्तान की ओर पत्थर फेंके हैं। उधर पत्थर पहुंचते ही पाकिस्तानियों को संकेत मिला है कि इसके बाद उन्होंने पाइप में डालकर 54 किलो से ज़्यादा हेरोइन भारतीय सीमा में डाल दी है। तो इसी सारे प्रोसेस में पाकिस्तान रेंजर्स की भूमिका भी संगीन मानी जा रही है। तो पाकिस्तानी रेंजर की भूमिका वो भी कट्टे धारे में, जैसे ही एक जांच एजेंसियों में बताया है कि जानकारी के जुटने में लग गई है। तो आखिर किस तरह ये पाक रेंजर्स तस्करों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीकानेर के और खाजूवाला और जैसे ही गुरुवार को बीएसएफ ने 300 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी थी, तो इसके बाद पुलिस ने उन 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो जो भारतीय सीमा में हेरोइन को ले जाने के लिए बॉर्डर पहुंचे थे, तो अब जमसार और थाने में इन्हीं 2 युवकों को से पुलिस, बीएसएफ, नारकोटिक्स, आईबी और इसी ज्वाइंट इंटरोगेशन जैसे ही और 2 युवकों को पूछताछ के पुलिस को बताया था। तो सीमा पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को सीमा पर पत्थर फेंके गए। तो बॉर्डर पर पहुंच जाने के बाद यही सिग्नल था ताकि ये आगे का काम पाकिस्तानी तस्करों कर सके। तो इसके बाद उधर से पाइप और डाला गया और माल और लेकर भागते हुए उसे पहले बीएसएफ ने फायरिंग कर दी। तो गिरफ्तार दोनों युवक पंजाब में रहने वाले हैं। तो गुरुवार देर रात उन्होंने ग्रामीण सहयोग से पकड़ा गया। तो इन्हीं दोनों को जीआईसी के हवाले भी किया गया है। तो जैसे ही जामसर के थाने में इनसे पूछताछ की, तो जैसे ही खुद एसपी और प्रतिनिधि चंद्रा और दोनों युवक से पूछताछ कर रही है, तो उनके साथ बीएसएफ को आला अधिकारी भी साथ में मौजूदा पाए गए हैं। तो भारत में टेररिज्म का जाल बिछाने के लिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और कश्मीर के रास्ता बनाया था। तो ठीक वैसे ही नार्को टेररिज्म के लिए पंजाब ने यदि राजस्थान के रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है, तो पड़ोसी देश में इसी घिनौनी हरकत में पाकिस्तान रेंजर्स की भूमिका संगीन मानी जा रही है। तो राजस्थान में हेरोइन के बाद अब तक की सबसे बड़ी खेप भेजने में कोशिश विफल करते हुए बीएसएफ और जैसे ही युवकों को दबोचा है। तो उनके पूछताछ के बाद खुद बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ मानते हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स की भूमिका संगीन है। तो पाकिस्तान रेंजर्स की भूमिका इन पूरे मामले में संगीन है। तो इसके पुख्ता सबूत हमारे पास है। तो इन्हीं कारणों के बाद बिंदुवार समझाना चाहिए कि जिस तरह तस्कर भारतीय सीमा के पास तस्करी का सामना लेने पहुंचे थे, तो वैसे ही पाकिस्तान की सीमा में पहुंचते हुए हमारी तरह वही गियर रेंजर्स में पहुंचाना संभव नहीं है। तो बिना परमिशन के कोई सीमा पर पहुंचा है, तो जैसे ही पाकिस्तानी रेंजर्स का कहना है कि ये पीवीसी पाइप में डालकर 300 करोड़ रुपए का हेरोइन भारत में धकेली जा रही है। तो वे पाइप पाक सीमा के कैसे पहुंचा, और इसी पाइप को 1-2 आदमी नहीं ला सकते हैं, यानी किसी न किसी वाहन में सामान पहुंचाया जाने की आशंका जताई जा रही है। तो पाकिस्तानी रेंजर का ये हिस्सा रह चुके हैं। तो विश्व पर्यावरण ने ठीक दिन पहले ही जबलपुर में डुमाना और चिपको आंदोलन का आगाज़ हुआ है। तो यही आंदोलन डुमाना जंगल के उजाड़ कर प्रस्तावित कर जिन और स्पोर्ट्स सिटी निर्माण के विरोध में शुरू किया है। तो जैसे ही आंदोलन में चेहरे को तर्क है कि किसी भी पार्टी से जुड़ा आंदोलन नहीं है, तो पूरे शहर का और ये उनके ऑक्सीजन को बचाने की मुहिम से पेड़ों को लिपट कर आंदोलन, और जैसे ही लोग ने मर्मिक अपील की है, इन पर कुल्हाड़ी चलाने वाले बच्चा लोग
तो जैसे ही कंक्रीट के जंगल में और जैसे ही हमारे पेड़ पौधे चाहिए और जैसे ही इनका आंदोलन और अनुयायी रह चुके कांग्रेस के समर्थन अवस्थी से साथ बड़ी संख्या में युवक डुमान जंगल पहुंचे थे। तो एयरपोर्ट के पास 25 एकड़ में प्रस्तावित ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी को लेकर लोगों ने नाराज़गी देखी। तो इसी उनका तर्क और बरेला जैसे निमखेड़ा और तरफ से पहले ही कांग्रेस स्टेडियम में और जैसे ही चारों तरफ से पर्याप्त ज़मीन की वहाँ से प्रोजेक्ट पर शिफ्ट किया जा सकता है तो यही पर्यावरण पर और को मत को उजाड़ी जा सकती है। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण से राहत के बाद अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे की जा रही है। तो जैसे ही लोगों को मानने को तैयार नहीं है कि 6 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी है, लेकिन लोग नहीं मान रहे कि रतलाम के जिले के बरदोना गांव में धार्मिक आयोजन के दौरान कलश यात्रा में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो इसके बाद गांव में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। तो इसका वीडियो सोशल मीडिया और जैसे ही वायरल में आनन फानन और जैसे ही प्रशासनों में और सीमाओं में सील कर दिया गया है तो वही प्रशासन के पटवारी और सचिव को निलंबित कर दिया है। तो गांव में हनुमान मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसी के लिए गांव में शोभा यात्रा के लिए 108 कलश की गंगाजल यात्रा निकाली। तो जैसे ही यात्रा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। तो खासकर ग्रामीण आयोजन के ऐसे ही समय के रतलाम के कोरोना बेकाबू रफ्तार बड़ी मुश्किल से काबू में आई है। तो कलश यात्रा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है। तो रतलाम के जिले में कुल 308 लोगों कोरोना से जान गंवा चुके हैं। तो 17,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो बहरहाल और जैसे ही धार्मिक और आयोजन करने वाले ग्रामीणों को वीडियो में देखा जा रहा है कि लोगों पर धारा 188 के तहत केस भी दर्ज किया जाएगा। तो भरतपुर में खो थाना इलाके के बीवी रात में पुलिस का और सूचना मिली है कि तस्करों को जीप में गांव में भरकर ले जा रहे हैं। तो पुलिस ने तस्करों को रोकने के लिए सड़क पर लोहे की वकील बिछा दी। जो लोहे की कील को बिछाने के बाद उन्होंने तस्करों को उनके ऊपर होकर गाड़ियों को भगा ले गए। तो इसकी उनकी गाड़ी के टायर फटकर बिखर गए और उसमें से केवल रिम रह गई है। तो पुलिस उनका पीछा करती रही मगर तस्कर गाड़ी के 3 टायर फटने व रिम से आगे ही चिंगारी उठने के बावजूद भी उन्हें करीब 8 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। तो उसके बाद असंतुलित होकर गाड़ी एक पेड़ से टकराई गई और उसके बाद पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी फरार हो गए जिनकी तलाश की जा रही है। और जैसे ही गिरफ्तार तस्करों को अस्पताल में भर्ती किए और जैसे ही पुलिस के अनुसार देर रात तक सफ़ेद स्कॉर्पियो में गोवेश भरकर ले जाने की मांग की जा रही थी। तो जैसे ही सूचना के बाद टीम का गठन किया और भरतपुर के डिग की तरफ से इन्हें ले जा रहे थे। तो इसमें और मोड़ पर चौकी और लोहे की छील और बिछा दी और जैसे ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे लेकिन तस्कर उनके किलों पर उनके सभी गाड़ियों को निकल जाने की हालांकि ज़्यादा लंबी दूरी नहीं पाई। तो पुलिस ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक कील पर से गुजरते हुए उनका पीछा शुरू कर दिया। तो गो तस्करों को गाड़ी को आगे और पुलिस को पीछे पीछे यही सिलसिला चला और जैसे ही तस्करों की गाड़ी को पहिए में कील घुसकर और इसलिए तेज़ी से घूम रहे टायर को एक एक कर फटने लगे और 3 टायर पूरी तरह से फटकर फैल गए और तस्करों को केवल रिम पर अपनी गाड़ी को 8 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। तो लेकिन पुलिस लगातार पीछा करती रही। तो इसी दौरान और कामा पहाड़ी बाईपास तस्करी और गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ से टकराई। तो एक्सीडेंट और 2 तस्कर घायल हो गए। तो लेकिन शेष गाड़ियों में उतरकर भाग गए। तो लेकिन पुलिस ने पीछा भी किया लेकिन उनको पकड़ में नहीं आई। तो 2 तस्कर कुछ दूरी तक जा पाए थे तो क्योंकि वे बुरी तरह से घायल हो चुके और दोनों को भी पकड़ लिया गया है। देश विदेश की खबरों में अभी तक के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।
જિંદગી એ માવો નથી કે એને ચાવીને થૂંકી દઈએ. જિંદગી એક ફોન કોલ કરતા વધારે કિંમતી છે. આપણી સુરક્ષા આપણા હાથમાં. ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા જનજાગૃતિ માટે પ્રસ્તુત.